नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? मौर्य काल के बारे में हमने देखा था कि मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उस काल में कैसी हुआ करती थी, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। हमने देखा था कि कैसे राजनीतिक स्तर पर केंद्र में राजा हुआ करता था, फिर उसकी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, फिर अगर राज्यों में, अगर प्रांतों में जाया जाए तो प्रांतों में हमने देखा था कि गवर्नर हुआ करते थे, फिर उसके नीचे प्रदेष्टा मंडल का अधिकारी हुआ करता था, फिर समाहर्ता, गोप वगैरह अधिकारी हमने ये देखा था। सामाजिक स्थिति भी हमने देख ली थी कि 4 वर्णों में बटा हुआ था, 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, ये हमने सामाजिक स्थिति देख ली थी। आर्थिक स्थिति भी हमने देख ली थी कि भैया जो है कृषि प्रधान इकोनॉमी उस काल में हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा कर उन्हीं से मिलता था। बाकी चुंगी भी उस काल में लगाई जाती थी और जो विदेशी व्यापार वगैरह होता था उस पर भी टैक्स लगाया जाता था, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। विभिन्न प्रकार के कर हमने देख लिए थे कि कौन सा कर जो है वो किससे संबंधित था, ये कर वाले हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात जब से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और उसके बाद एक बड़ा शक्तिशाली राज्य उत्पन्न हुआ, जैसे गुप्त काल। तो गुप्त साम्राज्य जब अपना बना और मौर्य काल खत्म हुआ, उसके बीच का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल उसे हम कहते हैं। उस मौर्योत्तर काल में हमें बहुत सारे राजवंश दिखेंगे, कुछ विदेशी राजवंश भी दिखेंगे, कुछ देशी राजवंश भी हमें दिखेंगे। इन राजवंशों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजाओं के बारे में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जैसे देखा था कि अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग राजवंश की स्थापना कर दी थी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से आगे से कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग राजवंश की स्थापना कर दी। उसके बाद उत्तर भारत में क्या हुआ, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से आज हम देखने वाले हैं कि उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत जो है उसमें क्या हुआ, कौन कौन से राजवंश आए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मौर्योत्तर काल में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है और उसमें क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य जैसा कोई बड़ा साम्राज्य अपने पास नहीं होता है। और इस काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि मध्य एशिया और भारत के बीच जो है वो बड़े अच्छे संबंध इस काल में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जो अब राजवंश आने वाले हैं, जो राजा आने वाले हैं, वो कहाँ से आएंगे? मध्य एशिया से ही आएंगे। अब देखेंगे इन आगे आने वाले समय में इन राजवंशों के बारे में। तो हुआ क्या कि पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्य के स्थान पर अलग अलग जो स्थानीय शासक उस काल में आ गए। कौन कौन से? शुंग आ गए, कण्व आ गए, सातवाहन आ गए। इस शुंग, कण्व और सातवाहनों के बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में क्या हुआ? पश्चिमोत्तर भारत का मतलब आप समझ रहे हैं, आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया और जो उधर अफगानिस्तान वाला एरिया जो अपना है, पश्चिमोत्तर, आपका पश्चिमोत्तर जो दिशा अपनी भारत की है, वहाँ की बात ये हो रही है। उस काल में वहाँ पर क्या हुआ कि मध्य एशिया से जो बहुत सारे राजवंश अपने यहाँ आए, उन लोगों ने अपने यहाँ शासन किया। कौन कौन से राजवंश आए थे उनके बारे में अभी हम जानेंगे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हुआ? कुषाण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उनमें हुआ। कुषाण जो राजा हुए वो सबसे महत्वपूर्ण अपने यहाँ हुए। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। अब देखते हैं कि मध्य एशिया से आने वाले सबसे पहले राजवंश जो थे वो कौन थे? हिंद यूनानी। तो सबसे पहले अपने यहाँ कौन से आए? हिंद यूनानी लोग आए। अब हिंद यूनानी लोग आए तो ये पहले कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। तो ये कहाँ रहते थे पहले? ये रहा करते थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो आमू दरिया रिवर है उसके दक्षिण में ये रहते थे और उस जगह को क्या कहते थे? बैक्ट्रिया। बैक्टीरिया नहीं, बैक्ट्रिया। तो ये बैक्ट्रिया जो नामक स्थान था वहाँ पर ये रहा करते थे। आमू दरिया नदी थी, उसके दक्षिण में ये रहते थे। फिर क्या हुआ, ये इन्होंने फिर अपने ऊपर आक्रमण किया। भाई जब वहाँ शासन कर रहे तो शांति से शासन कर ही लेते। भारत में आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो ज़रूरत ये पड़ गई थी कि जो सेल्यूकस द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था, पश्चिमोत्तर में सेल्यूकस ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, सेल्यूकस कौन था? जो सिकंदर था, सिकंदर का गवर्नर हुआ करता था। उसके साम्राज्य जो था उसके क्या था कि वो कमज़ोर साम्राज्य था, उतना शक्तिशाली नहीं था जितना सिकंदर का साम्राज्य हुआ करता था। तो उसकी कमज़ोरी की वजह से उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। तो ये देखा जाता है कि जब भी आस पड़ोस के राजा जो है वो कम शक्तिशाली होंगे या कमज़ोर होंगे तो पड़ोस वाला राजा उस पर हमला करेगा ही करेगा। तो उन्होंने इसकी वजह से उधर हमला कर दिया। तो एक कारण तो ये हो गया। फिर क्या हो गया? शक लोग, अभी आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे शक लोग कौन थे। तो शक जो लोग थे ये क्या करते थे? ये मध्य एशिया में ये रहा करते थे, चीन के आसपास से पड़ोस में ये रहते थे। तो हुआ क्या
कि इन लोगों पे, जो हिंदू यूनानी थे, इन लोगों पे दबाव किसका पड़ा? शक लोगों का, क्योंकि शक लोग पहले चाइना वगैरह में चले जाया करते थे, मारपीट वहाँ पर कर देते थे, लूटपाट कर लेते थे, मगर चाइना के राजा ने क्या बना दिया? चीन की दीवार बना दी। तो फिर इन लोगों को वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला, तो ये लोग किधर आएंगे? दूसरी तरफ आगे। तो दूसरी तरफ कौन बैठे थे? हिंदू यूनानी शासक। तो इन्होंने हिंदू यूनानी शासकों के लठ बजाने शुरू कर दिए। तो जब इनके लठ बजे तो ये किधर भागे? इंडिया की ओर भागे। इंडिया की ओर क्यों भागे? क्योंकि इंडिया में जो है अपने साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत में कमज़ोर हुआ करता था, और उधर जो है हमने चीन की महादीवार जैसी कोई दीवार नहीं बनाई थी। तो परवर्ती ये यूनानी शासक किधर आने लगे? भारत की ओर आ गए, क्योंकि ये लोग वहाँ शकों से जीत नहीं पाए, और चीन की महादीवार बन गई। उसकी वजह से क्या हुआ? ये शक लोग उधर जा नहीं सके। तो बाद में इनका एक ही उपाय बच गया कि भैया ये जो यहाँ पर यूनानी लोग बैठे हैं उनको यहाँ से उखाड़ो और भेजो इनको। तो उन लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया। उसकी वजह से ये लोग क्या आ गए? भारत के ऊपर इन्होंने चढ़ाई करना इनकी मजबूरी हो गई कि इनकी हिंद यूनानी लोगों की। और जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो इतने कमज़ोर थे कि इन लोगों को वो रोक नहीं पाए, तो इसकी वजह से ये आ गए। तो ये आप देख सकते हैं हिंदू यूनानी जो लोग थे उनके सिक्के ये हुआ करते थे। ये बड़ा ही अपने यहाँ इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदू यूनानी लोगों का। आगे और भी पढ़ेंगे हम कि जो ये सिक्के ये लोग बनाते थे उसमें उनके राजा जो होते थे उसका चित्र ये लोग बनाते थे उसके ऊपर। तो हमें पता लग जाता था कि ये सिक्का कौन से राजा ने ढाला है, ये कौन से राजा ने इस सिक्का जो है इसका निर्गमन किया है। पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था? अपने यहाँ को क्या होते थे? आहत मुद्राएं। और आहत मुद्राओं पे ये पता नहीं लगता था कि ये आहत मुद्राओं को देखकर ये पता नहीं लग पाता था कि आहत मुद्राएं कौन से राजा ने जारी किए। परंतु हिंदू यूनानी राजाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही कि इन्होंने सिक्कों पर राजाओं के चित्र अंकित करवाना शुरू करवा दिया। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र में, ये बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया ये रहा। ठीक है, ये आमोदरिया रिवर है, ये यहाँ पर ये रहते थे। ये पार्थियाई लोग जो आगे पढ़ेंगे, पल्लव लोग, ये वहाँ रहते थे। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? हिंदू यूनानियों ने ही किया। इनको हिंदू यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी भी कहते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि हिंदू यूनानियों ने क्या किया? पश्चिमोत्तर भारत के विशाल मैदान पर इन्होंने दूसरी सदी में के आते आते कब्जा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पीछे से जो है शक लोग इनके लठ बजा रहे थे। ठीक है, ये क्षेत्र इन्होंने इतना बड़ा जीत लिया था कि ये सिकंदर ने जो क्षेत्र जीता था उससे भी बड़ा जो क्षेत्र है इन्होंने जीत लिया था। और ये कहाँ तक आ गए थे? अयोध्या और पाटलिपुत्र तक इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इनमें से जो हिंदू यूनानी राजा थे इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राजा या सबसे विख्यात राजा कौन सा हुआ? मिनांडर, या इसे मिलिंद भी कहते हैं। तो ये मिनांडर नाम का राजा है। ये डेट आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेट्स इतिहास में ज़्यादा ज़रूरत अपने यूपीएससी में पढ़ती नहीं है। आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है, और ये क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये मौर्योत्तर काल तो बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। पिछले जो आप देखें 2023, 22, 21 में ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि जो है मौर्योत्तर काल के बाद में कौन से राजवंश आए। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो राजवंश हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं। उस मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं मौर्य काल के बाद में। मौर्य राजा तो समाप्त हो गए। आपको राजाओं का क्या है कि क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पहले राजा कौन आया उसके बाद कौन आया। इतिहास के एकदम एग्जैक्ट डेट जो है ना वो आपको याद नहीं रखनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण राजा इनमें कौन सा हुआ? हिंदू यूनानियों में मिनांडर नाम का एक राजा था, वो सबसे महत्वपूर्ण इनमें हुआ। और इस मिनांडर जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? शाकल में। और ये शाकल किसे कहते हैं? जो आधुनिक पंजाब का सियालकोट है ना उसको कहते हैं शाकल, वहाँ इसकी राजधानी हुआ करती थी। और उसने क्या किया? गंगा यमुना दोआब पर तो आक्रमण किया ही किया, और जो है गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया, इसका आप समझ रहे हैं कि ये पाटलिपुत्र तक भी ये आ चुका था। फिर इसने क्या किया कि नागसेन नाम का एक जो था अपने यहाँ बौद्ध विद्वान था, नागसेन या नागार्जुन भी इसे कहते हैं। अगर नागार्जुन भी आए एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि नागसेन और नागार्जुन दोनों यही आदमी हैं। इसने क्या किया कि जो अपना मिनांडर है इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। अब बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे तो ऐसे ही तो कोई किसी धर्म को स्वीकार नहीं कर लेता। अगर मैं भी आपको कोई बात बोलूं तो आप भी वो सीधा तो मान नहीं लेंगे, कुछ तो आपके क्वेश्चन होंगे तर्क वितर्क कि ऐसा क्यों। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन जो है मिनांडर ने नागसेन से पूछे बौद्ध धर्म के बारे में, और फिर नागसेन ने क्या किया? उसका उत्तर दिया। तो जो ये इनकी प्रश्नोत्तरी हो रही थी उस प्रश्नोत्तरी को किस में लिख दिया गया? एक बुक में, और उस बुक का क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। तो ये मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक हमने यहाँ पर देख ली है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मिलिंद पन्हो जो है वो क्या है, तो मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है, और मिलिंद पन्हो में क्या है? तो नागसेन
और मिनांडर के बीच में जो प्रश्नोत्तरी हुई है वो इसके अंदर लिखी हुई है। तो पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था मुद्रा राक्षस देखा था ना, अगर भूल गए नहीं तो देख ली। मुद्रा किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। और इसमें क्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जिताने के लिए और जो चाणक्य ने जो चालें चली थी नंद साम्राज्य के खिलाफ, वो सब इसमें लिखी हुई है। तो वैसे ही एक पुस्तक क्या होगी अपने देख ली हमने, मिलिंद पन्नो। अब हिंदी यूनानी राजा हमने देख लिए, इतना ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। एक तो आपको मिनांडर याद रखना है, मिलिंद पन्नो वाला याद रखना है, और कहाँ कहाँ इनका शासन था इतना आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज़ इनके बारे में हमें जाननी है वो क्या है, जो पूछी जा सकती है मेंस वगैरह में, वो है कि यूनानी संपर्क के प्रभाव जो है भारत में क्या क्या हुए। तो पहला प्रभाव क्या हुआ कि जो मुद्राएं जो थी उनको सांचे में ढालकर जो है बनाने की विधि हमने अपना ली इन लोगों से। पहले अपने यहाँ क्या हुआ करता था कि सांचे में हम नहीं डालते थे। आहत मुद्राएं जो हमने देखी है बनी हुई, वो किसी एक सांचे में डाल के नहीं बनी हुई, क्योंकि वो कोई गोलाकार है तो कोई आयताकार है, कोई किसी भी शेप में बनी हुई है, वो एक अव्यवस्थित सी बनी हुई है। इन लोगों ने क्या किया कि सांचे में ढालकर मुद्राओं को बनाना सिखा दिया भारतीय लोगों को। दूसरा क्या हुआ, और अनेक भारतीय जो राज्य थे उन्होंने सिक्कों को अपनाया भी, ये वाला मॉडल सिक्के जो है वो ढालने में। फिर ज्योतिष शास्त्र हमने यूनानी से सीखा। ज्योतिष शास्त्र में क्या, जो 5 सिद्धांत है उसके पैतामह है, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिश और रोमक। उनमें से रोमक सिद्धांत और पोलिश सिद्धांत जो है वो हमने कहाँ से लिया है, यूनानियों से ही लिया है। तो जो है ज्योतिष जो है उसके के अंतर्गत भी हम लोगों ने हिंदी यूनानी से बहुत कुछ सीखा है। फिर सबसे बड़ी एक देखा जाए कि प्रभाव क्या पड़ा, तो हेलेनिस्टिक कला जो है यूनानियों के प्रभाव से ही भारत में आई। और हेलेनिस्टिक कला का उदाहरण हम क्या मान सकते हैं, जो कला की गांधार शैली है वो क्या है, हेलेनिस्टिक कला का ही भारत में एक उदाहरण है। ये गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये क्या है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ कि जो सिक्के हैं उनके ऊपर क्या होता है कि राजा का चित्र अंकित हुआ करता था। तो हम ये निश्चित रूप से कह देते थे या कह सकते थे कि ये सिक्का जो है इस राजा का है, ये मिलिंद का है या ये किसी और राजा का है। इससे पहले जो है ऐसा नहीं हुआ करता था आहत मुद्राओं के संदर्भ में। फिर क्या हुआ, हिंदू यूनानियों ने ही सबसे पहले अपने यहाँ सोने के सिक्के जारी किए। इससे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी नहीं किए जाते थे। फिर दूसरे अगर कुछ और देखा जाए तो जो सप्ताह है उसको 7 दिनों में बांटने वाला जो सिद्धांत है वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूनानियों से ही लिया है। तो ये हुआ हिंदू यूनानी लोगों के संपर्क का प्रभाव भारत पर क्या हुआ, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलते हैं, हिंदू यूनानी के बाद कौन आए। अब हिंदू यूनानियों के बाद भारत में जो आक्रमणकारी आए, या आप आक्रमणकारी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि जो राजवंश शासन करने इंडिया में आए, वो कौन आए, शक लोग आए। और ये शक जो लोग थे वे हिंदू यूनानी से ज़्यादा शक्तिशाली थोड़े थे, तभी तो यूनानियों को उन्होंने भगा दिया था और इनकी वजह से तो यूनानी भारत में आए थे। अब जब यूनानी आ गए तो इनको लगा कि जब ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, तो ये लोग भी फिर भारत में शासन करने के लिए आ गए। तो जितने भाग पर उन्होंने शासन किया था उससे ज़्यादा भाग पर इन्होंने शासन किया। आप देख सकते हैं कि इनका शासन कहाँ कहाँ पर हुआ करता था। ये तक्षशिला हो गया अपना, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ तक गुजरात में भी इनका शासन हुआ करता था। गुजरात में तो जूनागढ़ में अभिलेख भी अपने को मिला है शक शासक रुद्रदामन का, अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये मथुरा हो गया, यहाँ तक जो है इनका राज्य हुआ करता था शक लोगों का। इन लोगों के क्या थे कि 5 शाखाएं होती थी। कौन कौन सी 5 शाखाएं होती थी वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, जो कि भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में इनका शासन हुआ करता था। फिर क्या है, इन लोगों के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 57 या 58 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में एक राजा हुआ था। उस राजा का क्या नाम था, विक्रमादित्य उसने अपने आप को कहा। उस विक्रमादित्य ने शक लोगों को खदेड़ दिया था, कहाँ, उज्जैन से। तो जब इन लोगों को विक्रमादित्य ने खदेड़ दिया, उसमें उस उपलक्ष्य में क्या चलाया गया, एक विक्रम संवत अपने यहाँ चलाई गई, विक्रम संवत चलाई गई 57 ईसा पूर्व में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ये जो है चलाई गई थी। अब ये विक्रमादित्य जो है, ये नाम जो है भारत में बाद में आगे आने वाले इतिहास में भी हम देखेंगे कि विक्रमादित्य जो भी राजा उसके बाद में बहादुर हुआ या न्यायप्रिय हुआ, ऐसा जो भी राजा हुआ उसको क्या नाम दे दिया गया, विक्रमादित्य नाम दे दिया गया। ये विक्रमादित्य नाम इतना फेमस हो गया कि भारत के 14 राजाओं ने विक्रमादित्य जो है नाम ग्रहण
किया है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे जब गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो सबसे महान विक्रमादित्य राजा हुआ था। और अंतिम विक्रमादित्य राजा कौन था? हेमू। हेमू कौन था? तो शेरशाह सूरी जो था उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था हेमू। और इसी हेमू की आंख में तीर मारने की वजह से ही जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना फिर से हो पाई थी भारत में। तो ये हमने देख लिया कि शक लोग जो है वो कैसे कैसे भारत में आए। अब हम देख सकते हैं कि शक लोगों ने भारत में बहुत सारी जगह पर राज्य अपना स्थापित किया, परंतु जो पश्चिमी भारत में जो शासन इन्होंने स्थापित किया वो सबसे ज़्यादा चला। और वो सबसे ज़्यादा क्यों चला आप भी देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान मतलब अपना गुजरात वाला एरिया। अब आप समझ सकते हैं कि गुजरात वाला एरिया आज भी डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि ये एरिया कहाँ से लगता है? समुद्र से लगता है। और समुद्री व्यापार से जो धनराशि प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है अगर आप कंपेयर करें आंतरिक व्यापार में। इस समुद्री व्यापार की वजह से ही ये जो है शक साम्राज्य यहाँ पर फला फूला और ये सबसे ज़्यादा टिक पाया। फिर क्या हुआ कि गुजरात में जो व्यापार चलता था उससे ये लाभान्वित हुए और उन्होंने चांदी के सिक्के भारी मात्रा में जारी करे। किसने? शक लोगों ने। ठीक है। और इन शक लोगों में सबसे ज़्यादा जो है विख्यात शासक कौन हुआ? रुद्र दामन। और हिंदू यूनानी में कौन था? मिनांडर। तो ये रुद्र दामन जो था उसका शासन कहाँ कहाँ होता था? सिंध में, पाकिस्तान में है, कोकण तट आप जानते ही हैं। अब या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और कोकण तट जानेंगे। ये जो अपना गोवा वाला इलाका जो है, गोवा कर्नाटक उत्तरी कर्नाटक वाला, उसको हम कोकण तट कहते हैं। ये नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में किसका शासन हुआ करता था? रुद्र दामन का। और इसके बारे में एक जो है महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसने जो मशहूर सुदर्शन झील जो थी, सुदर्शन झील का इसने जीर्णोद्धार करवाया था। और ये सुदर्शन झील जो थी ये मौर्य काल की ही बनी हुई थी और सिंचाई में बहुत ये काम आया करती थी। और ये रुद्र दामन तो विदेशी होते हुए भी संस्कृत का इतना बड़ा ये प्रेमी था कि संस्कृत का कोई पहला अभिलेख पाया गया है विशुद्ध संस्कृत का, तो वो अभिलेख ही किसका पाया गया है? रुद्र दामन का पाया गया है। इससे पहले के अभिलेख किस में हुआ करते थे? वो प्राकृत में हुआ करते थे। और इसका अभिलेख किस में पाया गया है? संस्कृत में। और संस्कृत का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। ये आप देख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जूनागढ़ अभिलेख कौन से शासक से संबंधित हैं, तो किससे? रुद्र दामन से संबंधित। और कौन सी भाषा में? प्राकृत में? तो नहीं, किस भाषा में? ये संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये हमने देख लिया शक लोगों के बारे में। तो हमने देख लिया कि हिंदू यूनानी के बाद कौन आए? शक लोग आए। ये आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। तो हिंदू यूनानी के बाद आए शक लोग के बाद में आए कौन? पार्थियाई या पल्लव लोग। पल्लव लोग नहीं है, याद आप रखना, कुछ लोग जो है इसको पल्लव बोल देते हैं। ये पल्लव, चोल, चालुक्य ये कहाँ थे? ये साउथ में थे, बाद में देखेंगे जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ये है पहलव। ये पार्थियाई लोग जो थे ये भी अफगानिस्तान में ही रहा करते थे। जब हम देख रहे थे बैक्ट्रिया के, अगर आप ईरान की तरफ जाते हैं तो ईरान की तरफ जो है लगता हुआ एरिया क्या है? वो है पार्थिया। उस पार्थिया से ही जो लोग आए थे वो पार्थियाई या पहलव कहलाए। तो शकों के आधिपत्य के बाद अपने यहाँ कौन लोग आए? पार्थियाई लोग आए। और ये दोनों समूह जो है कुछ समय तक एक साथ में शासन करते अपने यहाँ रहे। कौन कौन से? एक तो शक और एक पहलव। ये लोग साथ साथ में भी शासन करते रहे, इसलिए इनको शक पल्लव भी कहते हैं। ठीक है। पार्थियाई लोगों का मूल निवास कहाँ था? ईरान में। जो ईरान का जो पार्थिया वाला इलाका है वहाँ इनका मूल स्थान हुआ करता था। जब हम देखते हैं यूनानी लोग, इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य इन्होंने बनाया। शक लोगों ने भी बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, परंतु ये लोग जो थे इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के छोटे से ही इलाके पर ये लोग अपनी सत्ता जमाने में कामयाब हो पाए। कौन लोग? पहलव लोग। ठीक है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? गोंडोफनीर्स इनका राजा हुआ, सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। एक एक राजा इनके नाम याद रख लेने, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में ऐसा पूछ लिया था कि साम्राज्य दे रखे थे और उनके संस्थापकों के नाम पूछ लिए थे राजाओं के, और प्राचीन भारत के संदर्भ में भी पूछा है। तो आजकल यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा थोड़ा बदल गया है कि फैक्ट भी वो पूछने लगी है। तो आप थोड़ा सा याद रखना कि गोंडोफनीर्स किसका राजा था, कौन से वंश से संबंधित था? तो वो था पहलव या पार्थियाई। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण राजा यही हुआ है। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। इसके काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही कि जो सेंट थॉमस जो था वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। किसके काल में? गोंडोफनीर्स के काल में ही आया था। फिर ये लोग क्या हुआ कि जब इनके पहले आने वाले जो राजा हुए थे वैसे ही ये भी भारतीय समाज के जो है एक अभिन्न अंग बन गए। और आज तो पता भी नहीं चलता कि कौन पहलव है, कौन जो है ये शक है, कौन कुषाण है, कोई पता नहीं लगता आज। तो ये भारतीय जो समाज है उसका एक महत्वपूर्ण अंग ये बन गए थे। चलो आगे चल लेते हैं।
उसके बाद में कौन आते हैं? कुषाण। और सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन होता है? कुषाण वंशी होता है। और सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित भी कौन करता है? कुषाण साम्राज्य ही ये वंशी जो है अपना स्थापित कर पाता है। तो पार्थियाई लोग जो थे, ये पहले लोग थे, उनके बाद में अपने यहाँ कौन आए? सबसे उनके बाद में कौन आए? तो कुषाण लोग आए। तो कुषाण के बारे में थोड़ी सी कहानी के तौर पर जान लेते हैं। सॉरी, ये कुषाण लोग कहाँ रहते थे? तो ये मध्य एशिया में रहा करते थे। तो मध्य एशिया में जो अपने हरे हरे जो चारागाह होते थे, वहाँ ये चारागाहों पे ये कोई खानाबदोश लोग हुआ करते थे, गाय भैंस चराया करते थे। भैंस तो क्या ही होगी, गायें होंगी या घोड़े वोड़े जो भी इनके पास होंगे वो चराया करते थे। और ये चीन के पास में रहा करते थे। ये देख लीजिए आप, ये चीन है और ये आप ये यहाँ पर ये रहा करते थे। ठीक है जी। इन लोगों को क्या हुआ करते थे कि 5 इनके वंश हुआ करते थे और कुषाण जो है उनमें से एक हुआ करते थे। 5 वंश इनके हुआ करते थे। ठीक है। तो ये क्या हो गए? चीन के पड़ोस में रहते थे और मध्य एशिया के जो हरे मैदान है उनमें ये रहा करते थे। इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया? बैक्ट्रिया में और उसके बाद में उत्तर अफगानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया और शक लोगों को वहाँ से भगा दिया। इसकी वजह से शक लोग कहाँ आए? भारत में आ गए। उन लोगों ने इनके वहाँ लठ बजाए तो वे इधर आ गए। शक लोगों ने यूनानी लोगों को लठ बजाए तो भारत की तरफ आ गए। और शकों पे किसने बजाए? कुषाणों ने, क्योंकि भैया मत से न्याय, हर शेर को एक सवा शेर तो मिलता ही है। तो इन लोगों ने क्या किया? बैक्ट्रिया जो उत्तरी अफगानिस्तान में है वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया, शक लोगों को वहाँ से भगा दिया। अब ये बैक्ट्रिया हो गया। अब बैक्ट्रिया से जब आएंगे तो किधर आएंगे? इस तरफ आएंगे। ये इस तरफ आएंगे तो हिंदू कुश इन्होंने पार कर लिया। फिर हिंदू कुश पार करके इन्होंने गंधार पर जो है कब्जा कर लिया। फिर पंजाब जो इलाका है वहाँ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में आगे कहाँ? अपने मथुरा वाले क्षेत्र है वहाँ पर आ गए। यानी कि आप कह सकते हैं कि गंगा वाले जो है उसमें जो अपना गंगा का मैदान है वहाँ पर ये लोग आ गए। 1 मिनट हम कर लेते हैं स्क्रीन साफ। ठीक है। तो ये लोग इन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। फिर काबुल में कब्जा कर लेते हैं, हिंदू कुश पार कर लेते हैं, गांधार पर कब्जा कर लिया और वहाँ यूनानी और पारसियों को उन्होंने हटा लिया और अपनी सत्ता इन्होंने जमा ली। फिर उन्होंने क्या किया? निचली सिंधु घाटी और गंगा के मैदान पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। किन लोगों ने? कुषाण लोगों ने। ठीक है जी। इन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया। कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया? आप देख सकते हैं कि मध्य एशिया से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तक इनका साम्राज्य ये हुआ करता था। तो ऑलमोस्ट पूरा उत्तरी भारत आ गया। आज का पाकिस्तान मान सकते हैं, अफगानिस्तान मान सकते हैं। और ये जो आपके मध्य एशिया के जो देश हैं, जो पहले जो अपना उसका होता था रूस जो था पुराना जो अपना हुआ करता था यूएसएसआर, उसके जो भाग थे वहाँ के साम्राज्य, ये अपना तुर्कमेनिस्तान वगैरह हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वाले एरिया में है। वहाँ से लेकर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा उत्तरी भारत भी इनके साम्राज्य में आया करता था। तो इतने सारा बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद में हुआ क्या कि बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी संस्कृतियाँ मिली और आपस में घुल मिल गई। इसकी वजह से क्या हुआ? एक नई प्रकार की संस्कृति बनी, नए प्रकार के संपर्क जो है अपने यहाँ बने। ठीक है। और कुषाण लोग थे, उनके जो 2 राजवंश अपने यहाँ हुए। कौन कौन से? एक तो केडफाइसिस और दूसरा कनिष्क राजवंश। ठीक है। ये केडफाइसिस वाले जो क्या थे, ये आप देखें तो बैक्ट्रिया वाला जो इलाका था उत्तरी अफगानिस्तान वगैरह, वहाँ पर ये शासन ये किया करते थे। और कनिष्क वाला आप देखें तो सिंधु घाटी जो है अपनी, तो उत्तरी सिंधु घाटी आप मान सकते हैं, वहाँ से लेकर उत्तरी भारत जो है वहाँ पर इन्होंने शासन किया। और आरंभिक जो कुषाण राजा थे उन्होंने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने जारी करी। और इनकी अगर स्वर्ण मुद्राओं की तुलना करी जाए तो सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किनकी है? कुषाणों की। अब स्वर्ण मुद्राओं के बारे में 3 चीज़ जान लीजिए। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की? हिंदू यूनानियों ने। ठीक है। फिर सबसे शुद्ध किसकी है? कुषाणों की। और सबसे अधिक किसने की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो गुप्तों ने स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक मात्रा में जारी करी है। और उनके स्वर्ण मुद्राएं जो है वो तो हमें कहाँ मिले हैं? जो सिंधु के पश्चिम में ही हमें इनकी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। परंतु इनके जो अभिलेख वगैरह है वो हमें कहाँ मिले हैं? मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक इनके जो अभिलेख हमें बिखरे मिले हैं। इसका मतलब ये इस वाले इलाके में भी इनका अच्छा खासा शासन हुआ करता था कुषाण लोगों का। आप देख सकते हैं ये कुषाण लोगों की मुद्राएं हैं, ये स्वर्ण मुद्राएं आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ढाली हुई है एक। और जब आप इतिहास में आगे भी हम पढ़ेंगे देखेंगे कि जब साम्राज्य मजबूत रहा है, वित्तीय स्थिति उसकी अच्छी रही है, तब तक ये मुद्राएं जो हैं इनका आकार बड़ा ही सुदृढ़ रहा है, बड़ा व्यवस्थित इनका आकार रहा है। और जब साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था डगमगाई है, इनका जो आकार है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अव्यवस्थित सा हो गया है।
जब आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, गुप्त काल की मुद्राएं पढ़ेंगे और तब हम इनकी तुलना करेंगे तो जानेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने कुषाण लोगों के बारे में। फिर जो मथुरा में जो कुषाणों के सिक्के हमें मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, संरचनाएं मिली है और मूर्तियां भी मिली हैं। यहाँ तक कि हमें कुषाण जो है शासक, जो कुषाण शासक कनिष्क जो है उसकी मूर्ति भी हमें मिली है। कुषाण शासक जो कनिष्क है उसकी मूर्ति भी हमें मथुरा से प्राप्त होती है। हालांकि उसका सिर्फ धड़ ही प्राप्त हुआ है हमें, आगे अभी देखेंगे हम वो मूर्ति भी जो है उसका सर हमें नहीं मिला है, तो उसका धड़ की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई है। इससे पता लगता है कि मथुरा जो है इनकी द्वितीय राजधानी भी हुआ करती थी। और इनकी प्रथम राजधानी तो कहाँ होती थी, जो पुरुषपुर या पेशावर जो है पाकिस्तान में आज के, वो इनकी प्रथम राजधानी हुआ करती थी। और द्वितीय राजधानी कौन सी थी इनकी, मथुरा। तो आप देख सकते हैं मथुरा, आपका पेशावर, प्रथम राजधानी पेशावर, द्वितीय राजधानी मथुरा। ठीक है, और कनिष्क जो था वो सबसे विख्यात कुषाण शासक अपने यहाँ हुआ है। और कनिष्क के बारे में आपको एक बार बता दूं, जब हम बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में आयोजित की गई थी, कुषाण शासक कनिष्क। कहाँ, कश्मीर में। कहाँ, कुंडलवन में। याद है कि नहीं है कि भूल गए? अगर भूल गए तो एक बार फिर से जाके आप रिवाइज कर लेना। तो कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। दो कारणों से ये कनिष्क जो है अपने यहाँ विख्यात हुआ। क्यों? एक तो 78 ईस्वी में इसने एक संवत चलाया, कौन सा, शक संवत चलाया, और ये शक संवत आज भी भारत सरकार इसका इस्तेमाल करती है। और दूसरा जो बौद्ध धर्म है उसको मुक्त हृदय से इसने संपोषण इसका किया, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के बारे में इसने क्या क्या उसका संपोषण किया, कैसे किया, ये हम जानेंगे। अगले चैप्टर जो होगा वो इसी के बारे में होगा, जो अगला हम लेक्चर बनाएंगे वो इसी के बारे में होगा। उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। कौन सी बौद्ध संगीति? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति, और कुंडलवन में आयोजित करवाया था। और महायान संप्रदाय का अंतिम जो विभाजन है, अंतिम रूप महायान संप्रदाय को कहाँ दिया गया था, इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसको दे दिया गया था। और ये संस्कृत का भी महान संरक्षक हुआ था। आप देख सकते हैं कि संस्कृत को इतना महत्व ये क्यों देता होगा, क्योंकि जब कोई आदमी बाहर से आया, विदेशी आया और उसको भारतीय समाज में घुलना मिलना है, तो वो क्या करेगा, भारतीय जैसे कपड़े पहनेगा, भारतीय जैसी भाषा बोलेगा, भारतीय जैसे जो है खान पान करेगा। तो उसी के अगर तौर पे हम देखा जाए उसी क्रम में, तो संस्कृत को इसने बड़ा ही संरक्षण दिया। और एक महान संस्कृत साहित्यकार भी है, मतलब उसको संरक्षण इन्होंने दिया। ठीक है जी। फिर कनिष्क के उत्तराधिकारी जो है वो पश्चिमोत्तर पर लगभग 230 ईस्वी तक राज करते रहे इन्होंने। और कुछ लोगों ने तो जो है वो शुद्ध भारतीय नाम भी इन्होंने धारण कर लिए थे, जैसे कि वासुदेव। फिर जब कुषाण लोग जो है इनके जो उत्तराधिकारी हुए, कनिष्क के उत्तराधिकारी, वो थोड़े कमज़ोर हो गए। और ईरान जो था वहाँ पर सासानी साम्राज्य जो है वो उभर के आ गया बाहर, और वो सासानी साम्राज्य थोड़ा मजबूत था, तो इन लोगों को ईरान वगैरह से इन्होंने खदेड़ दिया। फिर भारत में भी जो अपने, अगर आप देख पाएँ तो भारत में कौन सा साम्राज्य आ जाता है, गुप्त साम्राज्य, कुषाणों। और गुप्त कौन थे? ये कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। तो जब कुषाण कमज़ोर हो गए तो कुषाणों के जहाँ कौन आ गया, गुप्त आ गए। इसकी वजह से क्या होगा कि जो अपना कुषाण साम्राज्य था वो समाप्त भारत में हो जाता है, और उसके जगह कौन आ जाते हैं, गुप्त आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं समाप्त। और इस लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा आप अपने चैनल पे पहुँच जाएंगे। जो PDF होती है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और भी जो है आपकी स्टडी से संबंधित कोई मटेरियल हम साझा करेंगे तो यहीं करेंगे। आपको कोई सुझाव देना है, कोई सलाह देनी है, तो बेझिझक आप सुझाव या सलाह दे सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक रूप से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।